हरिद्वार में महार रेजिमेंट के सैनिक सम्मेलन में किया प्रतिभाग, शहीद सैनिकों को किया नमन। कहा, सैनिकों के बीच जाना किसी सपने से कम नहीं। अपर मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था के संबंध में की सचिवालय में बैठक। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश, राज्य में कायम रहे कानून व्यवस्था। सचिवालय में किया गया बिजनेस मीट कार्यक्रम का आयोजन। 7 देशों के राजदूत रहे बिजनेस मीट कार्यक्रम में मौजूद। मुख्य सचिव एसएस संधू ने की अध्यक्षता। दीपावली से पहले चलाया जा रहा नैनीताल जिले में चेकिंग अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू। पुलिस कप्तान ने गठित की कई टीमें। पंचायत चुनाव में जीते सभी प्रत्याशियों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे हरिद्वार में मौजूद। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को भी दिलाई जाएगी शपथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो हरिद्वार से मिल रही है, जहां जीते प्रत्याशियों को शपथ आज दिलाई जाएगी। पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। भल्ला इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से सीधा हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। तो शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधे लाइव जुड़ गए हैं। कैलाश, आज जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जानी है, कहां ये कार्यक्रम होगा? देखिए, हरिद्वार में ये कार्यक्रम होना है और जो नए जो प्रत्याशी हैं जो जीते हुए हरिद्वार जिले में, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए थे, तो जो नए जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और साथ ही जो ब्लॉक प्रमुख जिनको निर्वाचित किया गया है, वो तमाम लोगों की आज शपथ होनी है और उन तमाम लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर थे, तो आज मध्य प्रदेश से जब वो चलेंगे तो सीधा हरिद्वार वो पहुंचेंगे और वहीं पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम में होना ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय थे हरिद्वार में, और उसके बाद आज चूंकि जो अब नतीजे आ चुके हैं, तो नतीजे भी अप्रत्याशित नतीजे थे, क्योंकि इससे पहले कभी भी जिला अध्यक्ष नहीं रहा है बीजेपी का हरिद्वार जिले में, और ये पहला मौका होगा जब बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है पंचायत चुनाव में। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था बीजेपी के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिला पंचायत सदस्य जो थे वो महज 4 थे बीजेपी के, इससे पहले जो चुनाव हुए थे, लेकिन अब ये आंकड़ा ज्यादा हो चला है और अन्य कई ऐसे निर्दलीय थे जो जिला पंचायत जो बने थे, उन तमाम कई लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता यहाँ पर ली है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस चुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था और आज इसी वजह से मुख्यमंत्री को वहां पर विशेष आमंत्रित किया गया है, ताकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ पर जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष होंगे, जो नवनिर्वाचित जो ब्लॉक प्रमुख है और जो क्षेत्र पंचायत जो सदस्य यहाँ पर है, उन तमाम लोगों को शपथ आज दिलाई जाएगी। कैलाश, मुख्यमंत्री धामी कब तक पहुंचेंगे देहरादून और कब ये कार्यक्रम आयोजित होगा? देखिए, लगभग 2:20 पर उनकी जो फ्लाइट है वो लैंड होगी देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर, और वहीं से वो बाई कार हरिद्वार पहुंचेंगे। इसीलिए 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि समय से मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे और समय से ही वहां से उनको पिकअप करके हरिद्वार ले जाया जाए। और अब क्योंकि देखिए, कल कैलाश विजयवर्गीय जो थे उनका 4 दिवसीय दौरा था उत्तराखंड का, उसके बाद आज जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका भी आज दौरा है, तो ये तमाम चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बैठकें ली थी वो 2023 में अब निकाय चुनाव होने हैं पूरे प्रदेश में, हरिद्वार जिले को छोड़कर।
और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस जो बीती दिनों जो बैठक हुई थी वो तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन आज जो शपथ ग्रहण होगा वो महत्वपूर्ण होगा, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज बीजेपी देने की कोशिश करे कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और संगठन के मुताबिक और संगठन के आपस की मेलजोल की वजह से ही जीत को हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए कैलाश बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, अलग अलग मोर्चे के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। बता दें कि सभी पदाधिकारियों को अहम निर्देश भी इस दौरान दिए जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बाद दुष्यंत का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा है। बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे, साथ ही नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और अलग अलग मोर्चे के अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। सभी पदाधिकारियों को अहम निर्देश दिए जाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश मिश्र लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कैलाश, आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा है और ये दौरा कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी कैलाश विजयवर्गीय 3 दिवसीय दौरे पर थे और अब प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का जो 4 दिवसीय दौरा था बहुत महत्वपूर्ण दौरा था, और चूंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, तो उनका अमूमन उत्तराखंड आना जाना लगा रहता है। और चाहे 2016 की बात करें, 2016 से लगातार सक्रिय हैं उत्तराखंड में, और जब भी कैलाश विजयवर्गीय आते हैं तो जाहिर तौर पर संगठन को एक बहुत ही ज्यादा मजबूती देने की कोशिश करते हैं और अपनी सरकार को मजबूती देने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने किया। और आज उनके तुरंत बाद यहाँ पर जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनका आज प्रदेश में दौरा है, और देहरादून के जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर आज दोपहर में यानी 12:30 बजे के लगभग उनकी प्रेस वार्ता होगी। लेकिन उससे पहले उनकी मीटिंग है, और मीटिंग उन्हीं नए पदाधिकारियों से है जिन नए पदाधिकारियों की मीटिंग कैलाश विजयवर्गीय ले चुके हैं, और साथ ही जो अलग अलग आयोगों के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उन तमाम अध्यक्षों के साथ भी आज दुष्यंत गौतम की आज मुलाकात है। उसके बाद अहम बैठक है। तो जाहिर तौर पर जो फीडबैक लिया था कैलाश विजयवर्गीय ने, उसी फीडबैक को और उसी नब्ज को टटोलने के लिए एक बार फिर दुष्यंत गौतम का भी यहाँ पर दौरा लगा है। तो कहीं ना कहीं इस दौरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, संगठन के लिहाज से भी, सरकार के लिहाज से भी, क्योंकि जब कल सवाल किए थे हमने कैलाश विजयवर्गीय से, तो उनसे ये पूछा था मीडिया ने कि जब जब कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड आते हैं तो कोई ना कोई उठापटक और कोई ना कोई सरगर्मियां जरूर तेज होती हैं, उनको हवा मिलती है। लेकिन उन्होंने एक बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस वक्त जो उनका उत्तराखंड दौरा है, इस वक्त किसी भी तरह की कोई उठापटक नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और वही उसके बाद अब दुष्यंत गौतम का जो दौरा है इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में, जैसे मैंने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले, कि 2023 में निकाय चुनाव होने हैं प्रदेश में, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कैबिनेट की 2 अभी सीटें खाली हैं, और साथ ही कई ऐसे आयोग हैं जिन आयोगों में अध्यक्ष बनाया जाना है। यहाँ पर कई ऐसे राज्य मंत्रियों का यहाँ पर जो पद है वो अभी खाली है, जो अपने चहेते होते हैं सरकार में, या फिर जो मंत्रियों के चहेते हैं, या फिर मुख्यमंत्री के जो अपने करीबी होते हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो उसको लेकर भी कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी, तो शंकाएं आज हो सकता है कि दूर हो, इसीलिए इस दौरे को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल कैलाश, जैसा कि आपने जिक्र किया है, 23 में निकाय चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव। यहाँ पर अगर बात की जाए, पहले कैलाश विजयवर्गीय, अब यहाँ पर दुष्यंत गौतम, अचानक एक के बाद एक आना, अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है, बैठकें हो रही है, उनको समझाइश दी जा रही है, मंत्र दिए जा रहे हैं जीत के। क्या आगे भी इसी तरह के दौरे लगातार चलते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात साफ कही थी कि यहाँ पर जो संगठन में जो महामंत्री हैं या फिर जो अन्य जो नेता हैं, उनको समय समय पर उत्तराखंड प्रवास करना ही होगा। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और यहाँ पर कही थी कि जो जितने भी जो प्रभारी मंत्री हैं, जो अलग अलग जिलों के प्रभार जिनके पास हैं, उन तमाम प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में एक एक रात्रि प्रवास करना होगा, और जो कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ जो क्षेत्रीय जो नेता होंगे पार्टी के,
उनसे मुलाकात करनी होगी, सामंजस्य बैठाना होगा। इसी सामंजस्य को लेकर भी आज दुष्यंत गौतम का भी उनका भी यही दौरा है। वो भी यही चाहते हैं कि जो सामंजस्य है संगठन और सरकार का वो आपस में बना रहे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कई बार संगठन और सरकार में नहीं बनती, जिसके बाद उठापटक देखी जाती है। लेकिन इस वक्त नहीं चाहती सरकार, ना ही संगठन चाहता है कि कोई उठापटक आपस में हो, कोई खींचतान आपस में हो। इसीलिए इस सामंजस्य को बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आपने पूछा कि तैयारियां, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर सबसे खूबी यही है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेती। अगर इस वक्त हम उदाहरण ले हरिद्वार के पंचायत चुनाव का, तो महज एक जिले का चुनाव था, लेकिन उस एक जिले में पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर थे, जो सांसद थे, जो मौजूदा सांसद हैं हरिद्वार से, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार वहां पर सक्रिय थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर सक्रिय थे। तो कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लेती, बहुत ही गंभीरता से लेती है। और आने वाले 2000 तैयारी, जो 23 की जो तैयारियां हैं और 24 की तैयारियां हैं, अभी से यहाँ पर पार्टी के जो नए पदाधिकारी हैं उनको एकजुट कर दिया गया है, ताकि लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहे, समय समय पर ट्रेनिंग्स होती रहे, और जो भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर भेजा जाए। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर एक और सवाल, जिस तरीके से दौरे लगातार जारी है, निकाय चुनाव को लेकर रणनीति भी यहाँ पर बनाई जा रही हो, क्योंकि पदाधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर है, क्या वहां पर ज्यादा फोकस करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अभी देखा हमने कि हरिद्वार चुनाव में जहां पर बीजेपी जीत नहीं पाई थी, वहां पर बीजेपी ने कई ऐसे जो प्रत्याशी थे जो निर्दलीय जीते थे, उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। तो ये कोशिश रहती है सरकार की, माफ कीजिएगा, जहां पर कमजोर है वहां पर मजबूत हो, और लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पर कमजोर होंगे वहां पर पहले से ही होमवर्क हो चुका होगा। और अब जो आगामी जो चुनाव है वहां पर वो जो अपने जो पूरे प्रदेश की हम बात करें, हरिद्वार जिले को छोड़कर, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो टीमें लगातार सक्रिय हैं। टीमें इस वक्त होमवर्क कर रही हैं कि कहां पर क्या कमजोरी रह गई थी बीते चुनावों में। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए आगामी जो रणनीति है, उस रणनीति पर विचार किया जाए। बिल्कुल। चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाल कुआं कोतवाली इलाके में 29 सितंबर से लापता बुजुर्ग का अब तक कोई पता नहीं चल पाया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश सचिव सीमा पाठक की अगुवाई में पुलिस क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द लापता बुजुर्गों को खोजने की मांग की। लापता का अब तक कोई पता नहीं चलने से परिजनों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं इस मामले में सीओ ने गंभीरता से छानबीन का आश्वासन दिया है। चाचा है मेरे, और आज इनको 20 दिन हो गए लापता हुए। पुलिस से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता हमें मिली नहीं है। आज सीओ ऑफिस में हम ज्ञापन देने आए थे प्रधान जी के माध्यम से, तो आश्वासन बहुत दिया, उम्मीद बहुत है सीओ साहब से हमें कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। जहाँ जहाँ हम हो सकता है सब जगह घूम के आ चुके हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाता है उनका भी। मोहन चंद जोशी जी विगत कई दिनों से लापता हैं, जिनको आज कोई भी 18-19 दिन हो गए, और जिसकी वजह से हम लोग आज सीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और ग्रामीणों ने काफ़ी जगह इच्छा, बरेली, हर जगह यहाँ पे जहाँ जहाँ तक हो सके ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तो उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो आज हम इसी से अपने ग्रामीणों के साथ यहाँ पे मैं उनको ज्ञापन देने आई हूँ। चंदी, उम्र 57 वर्ष। ये सुबह 7 बजे जो है घर से लापता है, तो पुलिस भी पुरजोर कोशिश कर रही है और इनके परिवार वाले भी साथ मिलके इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन है, पुलिस बस स्टैंड है, पुलिस स्टेशन है, और आसपास के जो प्रदेश जैसे बरेली है, जो लगते हुए जिले हैं, सब में हमने ढूंढने की कोशिश की है और आगे भी हम जो है इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे कोशिश की जा रही है। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको खोजा जाए। सभी थानों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी है, जितने भी करीबी थाने हैं और जितने भी आसपास के जिले। लोहाघाट के कली गांव में एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला हुआ, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहाघाट पुलिस ने बताया कि कली गांव निवासी चंद्रशेखर राय ने 13 अक्टूबर को शिकायत की थी कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी भुवन चंद्र ने उनकी मां नीलावती देवी पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शेखर राय नामक एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है 13 तारीख को कि उसकी वृद्धा माता जी के साथ एक पड़ोसी भुवन राय द्वारा मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और जो कि जानलेवा हमला था। तो हमारे द्वारा इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके धारा 307 की वृद्धि करके आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सितारगंज में वाल्मीकि समाज ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, पूर्व विधायक प्रत्याशी नवतेज पाल समेत भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साल बाद चारों तरफ और टीका को संबंध में इस बार हम लोगों ने भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव बड़ा धूमधाम से निकाला है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुंदर खूबसूरत मनमोहक झांकियों का दर्शन पीछे हो रहा है। चारों तरफ हमारे नगर सितारगंज में खुशियाँ हैं। मैं प्रभु वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वाल्मीकि का आशीर्वाद सब पर बना रहे। हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और हमारे वाल्मीकि भाइयों द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार जो है कि वर्षा हो गई थी, जिस कारण से ये शोभा यात्रा लेट हुई और आप देखिए हर वर्ग हर समूह का व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस बार जो है कि भव्य रूप से जो है ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन आप देखिए हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। विधानसभा के कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में त्योहारी सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, जिसमें विशेष तौर पर अधिकारियों को जनपदों की सीमाओं से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे मावे और पनीर की जांच करने की बात कही। साथ ही जनता को भी जागरूक करने के आदेश दिए। प्रदेश हेल्प डेस्क ने मिलावटखोरी की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने देहरादून में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, लगातार 3 दिनों से चल रही बैठकों में संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने को लेकर मंथन किया गया। विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार और संगठन के कामों की रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सौंपी जाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के 21 अक्टूबर के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने कहा कि पीएम को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। मैं पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक व्यवस्था है और यह प्रवास संगठन की मजबूती, संगठन की चल रही गतिविधियां, हम सिर्फ संगठन के विस्तार के लिए आए हैं। सरकार जो चल रही, सरकार कैसे चल रही है उसको देखा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। तो इसी काम के लिए आए। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, छोटा तो है ही, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा लवली प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री का इस प्रदेश के प्रति इतना अनुराग है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने भेंट की। इस अवसर पर सीएम और राजदूतों के मध्य कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की लोगों को विभिन्न देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की। 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही पीएम ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते रहते हैं। किसानों की आय किस प्रकार से दोगुनी हो और कैसे किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे, जहां वे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। उत्तराखंड की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पीएम मोदी 2013 की आपदा के बाद से लगातार केदारनाथ आते रहे हैं। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड विशेष रूप से केदारनाथ के प्रति बहुत लगाव है और 2013 की आपदा के बाद से वो लगातार केदारनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, वहाँ पर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं वर्ष में 1-2 बार और स्वयं उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो उन्हीं कार्यों के अवलोकन के लिए वो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब जब वो प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश को कुछ ना कुछ मिलता भी है और प्रदेश का लाभ भी। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने तहसील कालाढूंगी पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने तहसील का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री गोरखा ने कहा कि भूमाफिया अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को औने पौने दामों में खरीदकर ऊंचे दामों में बेच देते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे भूमाफियाओं की जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग की तरफ से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो है कुमाऊं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो ज़मीन है उसको 143 करके बिल्डर उसका बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ठीक धनराशि नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील में जा करके यह पता लगा जाए, सर्वेक्षण करा जाए कि आखिर 143 कितने लोग करवा रहे हैं। बिल्डर चूंकि प्रॉपर रूप से ठीक से सामने नहीं आ पाते हैं, वो 143 जो है वो लेखपाल के जरिए ये सीधे लाभार्थी देता है। बता दें कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पीसी गोरखा तहसील कालाढूंगी पहुंचे थे। यहां उन्होंने एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों के साथ बैठक ली। बाद में उन्होंने तहसील का निरीक्षण भी किया और इस मौके पर मंत्री गोरखा ने कहा कि भूमाफिया अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को औने पौने दामों में खरीदकर उन्हें उचित दामों पर बेच देते हैं और उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे भूमाफियाओं की जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।